नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 5 पे। सेट नंबर 5 ये सेट भी केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताना है। पहले ये बात कर ले कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, यानी उसका टोटल द्रव्यमान कितना है। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? एक अणु में जितने परमाणु रहते हैं उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं तो उस अणु का द्रव्यमान निकल जाता है, उसे बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। तो कार्बन है, कार्बन के एक CO2 में कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितना? 2, तो 16 दूना 32, ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 44 यूनिट, यानी 44 यूनिट लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है 44 यूनिट, यू है ना 44 यूनिट। अब बात करने में कि इस 44 में से बताना है कि कार्बन का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो 44 में से कार्बन है कितना? 12 है। जैसे ऐसे बोले कि मान ली कि 200 नंबर का टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, उसमें आपका आ गया 120 नंबर, तो 120 नंबर 200 का कितना प्रतिशत है? अगर पूछेगा कि 120 नंबर तो आपका आया है, लेकिन ये बताइए कि कितना परसेंट हुआ, तो कैसे निकालते हैं? 120 बटे 200 गुने 100, यही ना करते हैं, यानी 60% है ना। तो ऐसे इसको भी कर दीजिए। 44 पूरा टोटल है 44, उसमें से कार्बन है 12, तो देख लेंगे कितना परसेंट है, परसेंट में बता दें, प्रतिशत में। तो 12 बटे 44 गुने 100, यही हो गया। तो काट देंगे, 4 से चरती है 12, 4 से ही कटे 11, 300 बटे 11, 300 को भागा देंगे 11 से तो लगभग आएगा 27.27। देखिए आंसर है 27.3 लिखा हुआ है, तो हाँ इसको 3 कर दिया वो, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। लेकिन यही अगर रहता कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, अगर पूछता कार्बन के ना पूछ के ऑक्सीजन का पूछता तो कैसे बनाते? ऑक्सीजन का कितना है? 32 है, तो अब 32 बटे 44 कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, यानी इसमें भरना है, खाली जगह दिया हो कि परमाणु आपस में जुड़कर, रासायनिक रूप से आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं। तो परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होते हैं। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। ये परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं या अलग अलग तत्व के भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने लिया, जैसे अभी था कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक अणु है, तो ये अणु है, लेकिन इसमें जो तत्व है 2 तत्व है, कार्बन एक तत्व है, एक ऑक्सीजन है, यानी 2 तत्व के परमाणु है। इसमें हो सकता था कि एक ही तत्व के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर ले। जैसे ओजोन, O3, ये क्या है? O3 है ओजोन, ये अणु है, लेकिन एक ही तत्व के परमाणु है। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या बना लिया? ओजोन बना लिया। जैसे H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस हुआ, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु यानी एक ही तत्व के 2 परमाणु मिल गए तो एक अणु का निर्माण कर लिया। ये हम बोल रहा हूं कि अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से होता है। ये परमाणु एक ही तत्व के हो सकते हैं या अलग अलग तत्व के हो सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग तत्व के परमाणु है, लेकिन ओजोन है, H2 है, तो इसके एक ही तत्व के परमाणु है। तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं? अणु बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तत्व की बात करें, ऑप्शन तो हो गया, सही आंसर ए हो गया, लेकिन अन ऑप्शन में बात करें, जैसे तत्व, तत्व क्या है? 8-9 में खूब, 8-9 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री की शुरुआतें होता क्या से? तत्व से, यानी साइंस की शुरुआत होता तत्व यौगिक मिश्रण का, हम लोग डिफिनेशन याद करते थे, याद होगा है ना। तो तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है या मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तत्व जो है पदार्थ का मूल रूप है, यानी एक ही परमाणु से बना है, तो उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो तत्व कहते हैं उसे। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर खाली जगह बनते हैं। अभी बात किए कि अणु जो है एक ही तत्व या अलग अलग तत्व के परमाणु से मिलकर बनता है। एक अणु कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु। ये परमाणु क्या होगा? एक ही तत्व के या अलग अलग तत्व के, वही लिखा हुआ है यहाँ पे प्रश्न। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बन जाते हैं? अणु बन जाते हैं। तो ऑप्शन ये सही होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है?
बात तो की है। इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के क्या है, पार्टिकल्स है, कण है। परमाणु किससे मिला है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के कण है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है और प्रोटॉन धन आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित या आवेशहीन कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक में होता है। जैसे ये परमाणु हो गया तो क्या हो, ये नाभिक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया, नाभिक में। अभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। आयन की बात करें कि आयन क्या होता है, ठीक है। तो आयन क्या है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परमाणु बने हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित, प्रोटॉन है धन आवेशित, और न्यूट्रॉन है आवेश रहित। न्यूट्रॉन क्या है, आवेश रहित। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु जो बना, परमाणु जो है यानी परमाणु किससे बना है, प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर बना क्या है, परमाणु। यही बना है, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। परमाणु इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, ये धन आवेशित, ये है आवेशहीन। लेकिन ये परमाणु जो है उदासीन है। परमाणु क्या है, उदासीन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन यानी आवेश रहित है। अब आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये ऋण आवेशित, ये धन आवेशित, तो परमाणु कैसे उदासीन हो गया। परमाणु तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मिलने से बना है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, तो एक दूसरे को काट देते हैं, तो परमाणु जो होता है उदासीन हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, प्लस प्रोटॉन पर कितना होता है, इतना ही चार्ज होता है लेकिन प्लस में होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन पर 0 आवेश है, तो ए और ए कट गया तो बचा क्या, 0। इसलिए बोल रहे हैं कि उदासीन, परमाणु उदासीन होता है, यानी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। और परमाणु के मिलने से अणु बना है, तो अणु भी क्या होगा, उदासीन होगा। तो परमाणु और अणु अपने मूल रूप में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने लगते हैं, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु या अणु जब भाग लेता है और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस पर चार्ज आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जितना त्यागेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले किसी से तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो परमाणु क्या हो जाता है, उस पर चार्ज आ जाता है। ऐसे परमाणु स्वतंत्र जब मूल रूप में होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे या इलेक्ट्रॉन ले तो उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। यदि त्याग दे तो पॉजिटिव, ले तो क्या निगेटिव चार्ज। अणु भी वही है, अणु भी उदासीन है, लेकिन तब तक उदासीन है जब तक वो किसी से इलेक्ट्रॉन ना ले रहा है या किसी को ना दे रहा है। जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या, जब इलेक्ट्रॉन माने परमाणु या अणु दोनों की बात करें, परमाणु या अणु यदि किसी से इलेक्ट्रॉन ले तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे तो पॉजिटिव चार्ज, यदि किसी से इलेक्ट्रॉन ले तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस आवेश युक्त परमाणु या अणु को आयन बोलते हैं। परमाणु या अणुओं को ही आयन बोलते हैं। कब, जब उस पर चार्ज आ जाता है तब। आयन की अब देखिए चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव या तो निगेटिव। देखिए चार्ज तो दो ही हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज। तो आयन भी कितने हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन। तो आयन भी दो प्रकार के होते हैं, धन आयन ऋण आयन। जैसे एग्जांपल अगर लें, जैसे सोडियम की अगर बात करें, सोडियम Na है, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। यदि हम इसको तोड़े तो 2, 8, 1, इसकी 22वीं कक्षा में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये परमाणु है अभी उदासीन है, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी Na+1 यानी प्लस चार्ज एक आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम बोलेंगे आयन, ठीक है। ये इस रूप में हम आयन नहीं बोलेंगे, जब मूल रूप में है तो आयन नहीं, उस पर 0 आ जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब हम इसको बोलेंगे आयन। आयन में कौन सा आयन होगा, धन आयन। अब एक ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है तो 17 होता है,
इसको तोड़ेंगे तो 2 8 7, तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा ताकि अष्टक पूरा हो जाए, 8 बाहरी कक्षा में पूरा हो जाए। तो ये क्या एक किसी से लेगा, तो इस पर क्या आ जाता है, -1 चार्ज आ जाता है, यानी क्लोरीन -1 चार्ज। तो अभी क्या हो गया, ऐसे मूल रूप में नहीं था इस पर कोई चार्ज, लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो उस पर चार्ज आ गया। ठीक है, तो एक अब क्या हो गया, आयन बन गया। ठीक है, ये आयन बन गया, यानी ऋण आयन हो गया। तो आयन 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। अब हम प्रोटॉन इस पर बात करिए, इलेक्ट्रॉन पर बात कर लिए। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, खाली जगह है, ऑक्सीजन के एक अणु, अब ये मोल से प्रश्न है। ठीक है, आगे 2-3 प्रश्न और मोल से आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करते हैं कि 2-3-4 प्रश्न है मोल से, तो 2 मिनट हम मोल पे बात कर लें। ठीक है, जब 2 मिनट हम मोल पे बात कर लेंगे, उसके बाद जो 2-4 प्रश्न है मोल पे, वो मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद ही बना लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बता देंगे 2 मिनट 3 मिनट शॉर्ट में ही बताएंगे। अभी क्लास तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे तो सेट चला रहे हैं, तो सेट चला रहे हैं तो क्लास तो नहीं ले रहा कि पूरा डीप में जाके बताएंगे मोल के बारे में। यदि पूरा डीप में चाहेंगे तो मोल पर वीडियो है चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मोल संकल्पन बाय प्रिंस योगी। अब हम थोड़ा सा मोल पे बात कर लेते हैं, ये अपने आप ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा, आपसे बनवाऊंगा, सिर्फ हम थोड़ा सा बात कर ले 2 मिनट मोल के बारे में। ये मोल होता क्या है, मोल प्रश्न पूछता है इससे बहुत, है ना, मोल के बारे में 1-2 प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा एग्जाम में, रेलवे में तो खूब पूछा जाता है प्रश्न इसमें। अब देखिए मोल क्या है, आपसे यदि हम पूछे मोल क्या है तो आपको पता नहीं है, लेकिन हम आपसे यदि ये पूछे कि दर्जन क्या है, दर्जन, दर्जन के बारे में पता है आपको, पता है, यस सर पता है। तो क्या था, यानी कोई भी चीज दर्जन में होता है तो क्या होता है, वो 12, यानी दर्जन का संबंध किससे है, 12 से, यानी दर्जन संख्या को व्यक्त करता है। जैसे कोई भी चीज 1 दर्जन हो, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 दर्जन, 1 दर्जन क्या है, केले, तो मेरे पास कितने केले हो गए, 12 केले हो गए, 12 केले। ठीक, इसी तरह से मैं बोलूं कि मेरे पास 1 दर्जन क्या है, अंडे हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज होगा 1 दर्जन होगा तो क्या होगा, 12 ही होगा, 12 अंडे, 12 अंडे। इसी बोल दूं कि मेरे पास 1 दर्जन कार्बन के परमाणु है, कार्बन के परमाणु, कार्बन, कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु। ठीक है, तो मेरे पास कितने कार्बन के परमाणु हो गए, तो मेरे पास परमाणु हो गए कार्बन के 12 कार्बन परमाणु, 12 कार्बन परमाणु। समझ पा रहे हैं, तो जिस तरह से दर्जन का संबंध है 12 से, उसी तरह मोल का संबंध है, मोल का संबंध है, मोल का संबंध है, कोई भी होगा मोल। ठीक है, मोल, तो मोल का संबंध है, MOL लिखा हुआ है, मोल, मोल का मतलब होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, 10 के पावर 23। अब आपको मन में प्रश्न आएगा सर 6.022 गुने 10 के पावर 23 क्या, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 12 क्या, तो आप बोलिए कि 12 सर संख्या, तो मैं भी बोलूंगा कि यह संख्या है। मोल जो है संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, इसी संख्या को बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम पूछ देता है, एवोगाड्रो संख्या, जिसे Na से सूचित करते हैं, Na, एवोगाड्रो संख्या को Na से सूचित करते हैं। 1 दर्जन बराबर जिसे 12 है, उसी तरह 1 मोल बराबर है इतना, संख्या है। अब कोई भी दुनिया का कोई भी चीज यदि 1 मोल होगा तो इतना ही होगा। जैसे अभी यहाँ पे 1 दर्जन केले हैं, मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल केले हैं, तो कितना केले हो जाएंगे, 1 मोल केले, तो कितना केले, संख्या बताना है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 केले, केले, कोई भी चीज होगा 1 मोल तो इतना ही होगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल, 1 मोल क्या है, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, यानी कार्बन के एटम्स, कार्बन परमाणु, तो कितने कार्बन के परमाणु हमारे पास, तो मेरे पास परमाणु होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23, क्या, कार्बन परमाणु। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, कुछ भी है, 1 मोल है,
बस संख्या क्या होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। मैं बोल दूं कि 1 मोल मेरे पास हाइड्रोजन के अणु है तो भी उतना ही होगा। 1 मोल हाइड्रोजन अणु होगा तो क्या होगा, एक परमाणु होगा, उसमें एक से अधिक परमाणु होगा। जैसे एच खाली है तो हाइड्रोजन के एक परमाणु, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, मिल गए आपस में 2 परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु का निर्माण कर देते हैं। अभी बात किए थे 1 मोल हाइड्रोजन अणु है मेरे पास, बोलेंगे मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन के क्या अणु यानी H2 अणु। इतना समझ गए बात को, इतना समझ गए तो मोल एकदम हल्का है ना। बहुत होता है कि मोल समझ नहीं आता लड़कों को, इतना समझ रहे हैं मोल एकदम समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या पूछेगा। एक तो प्रश्न एवोगाड्रो संख्या से खूब पूछता है, याद रखिएगा एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। या पूछ सकता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल, ये मोल है 1 मोल है, 1 मोल बराबर इतना होता है, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित अणुओं परमाणुओं या आयनों, ये क्या संख्या क्या है 1 मोल, कुछ भी होगा 1 मोल अणु 1 मोल परमाणु या 1 मोल आयन, कुछ भी 1 मोल, तो संख्या इतना ही हो। तो 1 मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, जिसे Na से सूचित करते हैं। अब देखिए यही प्रश्न रहेगा, पूछा हुआ प्रश्न है कि 1 मोल कार्बन परमाणु में कितने कार्बन के परमाणु 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु। अब यही हम बोल दे 2 मोल में कार्बन के कितने परमाणु, तो 1 मोल में कार्बन के इतने परमाणु, तो 2 मोल में 2 से गुना कर देंगे। बोलेंगे कि 5 मोल में कितने कार्बन के परमाणु, तो 1 मोल में इतना परमाणु, तो 5 में क्या होगा, अरे 1 दर्जन में 12 केले तो 5 दर्जन में 60 केले। 1 मोल में इतना तो 5 मोल में 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 30 5 10 11 यानी 30.11 गुने 10 के पावर 23 उतना हो जाएंगे। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अब थोड़ा सा और समझते हैं मोल, 1 मिनट और बात करते हैं मोल के बारे में, पूरा कंफर्म अब क्लियर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, अब ये बात की है परमाणु द्रव्य, किसका द्रव्यमान बात करें परमाणु, परमाणु बना किसे अभी बात किए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से। तो परमाणु के द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों का मास को यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि एक डस्टर है यहाँ पे, ठीक है, इस डस्टर का द्रव्यमान कितना है अगर मैं पूछूं तो इस रुई का द्रव्यमान, रुई से बना है, अभी लकड़ी वाला है, दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दें तो ये पूरी डस्टर का द्रव्यमान आ जाएगा। परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तीनों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता कितना अगर हम लिख लें, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। याद रखिएगा यहाँ पे हम ग्राम में लिख रहे हैं, ठीक है, ग्राम में लिख रहे हैं, केजी में अगर करेंगे तो -27 हो जाएगा, है ना। इन्हें कहीं -27 आप देख लें और कहेंगे सर ने गलत पढ़ा दिया, है ना। गलत बोलने से पहले देख लीजिएगा ग्राम में लिखा होगा केजी में, ठीक है। ऐसा आ जाता है कभी कभी कमेंट, है ना। एक ऐसा कमेंट एक किसी स्टूडेंट ने किए थे कि सर आपने गलत बता दिया, फिर उसको मैंने बताया कि भाई थोड़ा देख लिया करो, है ना। तो ये कितना है 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। और न्यूट्रॉन इतना को बोलते हैं 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम को बोलते हैं 1 AMU, 1 AMU। अब AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इतना को क्या भी बोलते हैं क्या 1 AMU, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, एकदम बहुत कम। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान, याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, प्रश्न में पूछता भी एग्जाम में कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1837वें भाग के बराबर होता है। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान तो खुद बहुत छोटा है, 1.67 में 10 के पावर 24 से भागा देंगे तब उसका द्रव्यमान जो आएगा, उसमें से 1837 से और भाग देंगे तो फिर बचा ही क्या। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान में उसको नहीं जोड़ा जाता, अभी बात करेंगे। इसका द्रव्यमान की बात करें ऐसे तो होता है 9.1 गुने 10 के पावर -28 ग्राम, ग्राम होता है। AMU में बात करें तो इसका AMU में मान होता है 0,
ठीक है, एएमयू में बात करें 0। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, एएमयू में मान उसका 0 होता है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान निकालते समय इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसलिए आप कहीं याद किए होंगे A बराबर P प्लस N होता है, A बराबर P प्लस N। A क्या है? A है परमाणु द्रव्यमान को A से सूचित करते हैं, तो A बराबर P प्लस N, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या बोल सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु संख्या एक ही होगी ना, जैसे प्रोटॉन की जो संख्या होगा वही उसका द्रव्यमान हो जाए। जैसे मान लें कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? एक AMU वाला से हम बात करेंगे, एक AMU, तो 20 प्रोटॉन का द्रव्यमान 20 हो जाएगा, जो संख्या है वही उसका द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि एक है उसका द्रव्यमान। इसलिए A बराबर P प्लस N, यानी किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और Z बराबर P बराबर E भी जानते हो, Z को परमाणु संख्या बोलते हैं, Z परमाणु संख्या को सूचित करता है Z से, Z बराबर होता है P बराबर E, यानी जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो उसमें इसका मतलब हुआ कि उसका में प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है। अब है यहाँ पे कि परमाणु द्रव्यमान को में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, तो हम एक ले लेते हैं कोई कार्बन, मतलब परमाणु, तो परमाणु में हम एक ले लेते हैं कार्बन, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं ऐसे, लेकिन हम कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन का एक परमाणु लेते हैं, ठीक है, कार्बन का एक परमाणु ले लिए, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। ठीक है, अब ये हम बात करें कि 12 आया कैसे, ठीक है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो परमाणु संख्या 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 6, अभी बात किए थे, तो प्रोटॉन इसमें कितना हो गया? 6, क्योंकि परमाणु Z बराबर P बराबर ही होता है, तो प्रोटॉन 6। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी 6, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तो जोड़ते हैं ही नहीं, तो लेने से कोई फायदा है नहीं, छोड़ भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन कितना होगा बताइए? अभी बात की है कि A बराबर P प्लस N और Z बराबर P है, तो हम लिख सकते हैं A बराबर Z प्लस N, यानी और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो A इधर आ जाएगा, यानी A माइनस P या A माइनस Z भी बोल सकते हैं, क्योंकि Z बराबर P होता है। तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या करते हैं तो आता है क्या? आता है न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाने पे न्यूट्रॉन की संख्या मिलती है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा, तो 6 न्यूट्रॉन है कार्बन में। ठीक है, अब देखिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को तो जोड़ते नहीं है, परमाणु द्रव्यमान निकाले तो इसको हटा देते, कोई मतलब है नहीं इसका। तो कैसे लिखा? कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान निकला 12, कैसे आया? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन के मिलने से, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1, 6 प्रोटॉन का 6 प्लस 6 यानी 12 AMU एक हुआ, प्रोटॉन का द्रव्यमान बोलते ना अभी कितना? 1 AMU है ना, इतना बराबर होता है 1 AMU, तो 1 AMU ले लिया, इतना बराबर, यानी कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया? 12 AMU, यानी AMU माना एटॉमिक मास यूनिट। तो एक परमाणु का द्रव्यमान समझिए, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया? 12 AMU, तो 2 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 24 AMU, 5 का 60, जितना का कहेंगे उसमें 10 से गुना, उतना गुना कर देंगे, 10 कहेंगे तो उसमें 10 से गुना कर देंगे। एक कार्बन परमाणु का, एक कार्बन लिए थे, एक कार्बन का एक परमाणु, तो उसका द्रव्यमान आया 12, आपको याद भी है, ठीक है, कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, वही हम दिखाएंगे कैसे आया। अब मान लेते कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 हुआ, तो जैसे जितना बोलेंगे अब निकाल देंगे, उतना से गुना कर देंगे। जैसे एक केला का दाम हम बोले कि 1 रुपया है, तो 2 केला का दाम 2 रुपया, बोले कि 1 दर्जन केला का दाम कितना होगा? तो 1 केला का दाम 1 रुपया, तो 1 दर्जन केला का दाम, हम जैसे ही 1 दर्जन बोलेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि 1 दर्जन मतलब 12 होता है, तो 12 केला का 12 रुपया हो जाएगा, है ना। तो एक कार्बन का इतना, 2 कार्बन का 12 दूना 24 कर देंगे। अब हम बोलेंगे कि 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा। जैसे हम 1 मोल बोलेंगे तो आपको याद आना चाहिए कि 1 मोल में कितना संख्या होता है ना। जैसे 1 दर्जन में आपको 12 याद है, तो 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइए? एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन परमाणु की बात करें, 1 मोल कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो 1 मोल में संख्या कितना होता अभी बताएं, उतना से गुना कर देंगे, 6.022 × 10 के पावर 23, यही बोले थे। अब देखिए
12 AMU की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए तो एक AMU है, AMU की जगह हम इतना लिख सकते हैं 1.67 गुणे 10 के पावर 24 लिख सकते हैं ग्राम। अब देखिए लिख सकते हैं, तो AMU की जगह हम लिख दिए 1.67 गुणे 10 के पावर -24 का चाहिए ग्राम, गुने इतना से गुना करना है 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब देखिए इतना को आप हल करेंगे ना यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, तो मान आएगा 1। अब हल करके देख लीजिए, 10 के पावर -24 है, 10 के पावर 23, तो 10 के पावर -1 आ जाएगा, इतना इतना में गुना करके उसमें 10 से भागन देगा तो ये लगभग 1 आएगा, ठीक है, तो एक ही मान था उसको, तो 12 ग्राम, 12 ग्राम मिल गया, यानी ग्राम मात्रा था, यह मात्रा क्या है ग्राम। अब देखिए 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया 12 ग्राम, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना है 12, दोनों जगह 12 है, लेकिन ए है AMU में, लेकिन ए है ग्राम में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, इसी को बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, क्योंकि 1 मोल का द्रव्यमान है तो हम बोलते हैं इसको मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। अब आपको मन मारा कि सर GAM यानी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, इनमें दोनों में अंतर क्या हुआ, तो दे याद समझिएगा कि कोई भी चीज का एक परमाणु हो, किसी भी तत्व का एक परमाणु होगा, जैसे आप याद किए ना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, ये जो याद किए हैं वो एक परमाणु का द्रव्यमान है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 आप याद किए, जो 1 है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, वो एक परमाणु का द्रव्यमान है। लिथियम का 4, हीलियम का 4 याद किए हैं, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान वो लिखा रहता है, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन का याद था आपको 12, लेकिन एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान वो जो याद किए एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है। अब एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12, लेकिन एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान आ गया 12 ग्राम, वही आया लेकिन सिर्फ ग्राम में आया, संख्या वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ वो AMU में ई ग्राम में। अब मोल में सभी बात हम करेंगे मोल वाला पे, ठीक है, जैसे अभी आपने याद किया है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आप याद किए हैं एक याद किए हैं, एक किया है AMU में है, एटॉमिक मास यूनिट में है, एक परमाणु का द्रव्यमान, जिससे हम बोल देंगे 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान बताइए, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा एक का एक, तो 1 मोल, कोई भी चीज 1 मोल में होगा तो उसका द्रव्यमान इतना ही होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा ग्राम में होगा। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। कोई भी 1 मोल होगा, 1 मोल हीलियम होगा तो उसका भी 4 ग्राम द्रव्यमान हो जाएगा, 4 याद किए खाली ग्राम लगा देना उसमें, ठीक है। अब देखिए जहां अभी इतना अभी जितना बात की है उसको हम एक इक्वेशन में ला देते हैं ताकि बात सारा स्पष्ट हो जाए। जहां तक बताएं क्या क्या बताएं, 1 मोल में एक संख्या बता दिए, 1 मोल में 1 मोल कोई भी रहे उसका द्रव्यमान कितना होगा, ये 2 चीज बात की है, बस 2 ही चीज को एक जगह ला देते हैं। कैसे ला देते हैं देखिए, एक इक्वेशन लिख देंगे, कैसे प्रश्न आएगा यही इक्वेशन लिखना होगा, जो अभी लिखने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं, इसी को बताने के लिए हमने इतना बात 2 मिनट किए हैं, मतलब 2 से ज्यादा मिनट ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, समझ तो लिए ना। 1 मोल कोई भी चीज होगा, कोई भी चीज, 1 मोल जैसे मान लें कि हाइड्रोजन, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, तो कितना संख्या 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु कितने संख्या, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगा हाइड्रोजन के 6.022 गुने 10 के पावर 23, कोई भी चीज होगा तो इतना हाइड्रोजन परमाणु, यानी 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में परमाणु कितनी संख्या, हाइड्रोजन परमाणु कितनी संख्या हो गया 6.022 गुने 10 के पावर 23। अब 1 मोल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु का, जो याद किया हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1, लेकिन 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बोले तो एक ही होगा लेकिन ग्राम में। अब द्रव्यमान बता दीजिए, द्रव्यमान क्या होगा 1 ग्राम, ठीक है, यही हो गया इक्वेशन, ठीक है, इसे याद रखना, याद नहीं रखना, कोई भी प्रश्न पूछेगा खटाक से इक्वेशन लिख दीजिए प्रश्न बन जाएगा। अब ये प्रश्न रहता है कि 1 मोल क्या 1 मोल हाइड्रोजन अणु, हाइड्रोजन के अणु है H2 अणु, H2 लिख दिया, इसका मतलब अणु, 1 मोल हाइड्रोजन अणु में कितना हाइड्रोजन के अणु, तो 6 अणु तो उतना ही होगा जितना सब में उतना ही होगा संख्या
6.022 गुने 10 के पावर 23 क्या हाइड्रोजन यानी H2 अणु हो गया। अगर द्रव्यमान बताइए, थोड़ा सा द्रव्यमान बता दीजिए। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, है ना, 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 परमाणु है तो 2 ग्राम हो जाएगा। अब समझते हैं। अब दूसरा समझते हैं, एक और इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो जाएगा, इतना में से समझ जाएंगे। अब लिख दें हम, जैसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ये पता चल रहा है, CO2, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो परमाणु हुआ कि अणु हुआ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु है तो कितना अणु इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 क्या कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, CO2 के अणु। द्रव्यमान बता दीजिए कितना होगा, अब देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, अभी बात की तो शुरू पहले प्रश्न में, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन, तो 16 दूना 32 और 12 क्या करेंगे तो कितना आएगा 44, तो कितना हो गया 44 ग्राम में आएगा ना। लेकिन 1 मोल की बात करेंगे तो हम ग्राम में लिखेंगे, द्रव्यमान को क्या में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, है ना। यही 3 इक्वेशन आपको, 3 मतलब इसी तरह कोई भी इक्वेशन लिखो, जो भी प्रश्न रहेगा, ठीक है, उसमें पहला काम क्या करना है हमको, पहले प्रश्न रहेगा, हमको कुछ नहीं देखना, पहला नाम हमें पहली नजर में जो देखना है कि क्या दिया हुआ है, नाम देखना है, यानी हाइड्रोजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाम देखे, उसके बाद हम देखना कि अणु है कि परमाणु, बस। उसके बाद आप इक्वेशन खट से लिखेंगे और जो पूछेगा उसको बना देंगे। जैसे मान ली कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु में इतना कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, ठीक है, अगर यही पूछ देता कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कितने अणु, तो 200 गुना कर देते हैं। आप पूछता कि 44 ग्राम में, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम है, 44 ग्राम, ये पूछ सकता है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल है, तो पूछ देता कि 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल, तो इसको और इसको बराबर कर लेंगे तो हल हो जाएगा। यदि अणु से ग्राम पूछे तो इसको बराबर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यही पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, तो ये दे देगा, ये पूछेगा, तो जो एक देगा दूसरा पूछेगा, 3 चीज है, इसमें से एक चीज देगा दूसरा पूछेगा, तो उसको बराबर कर लीजिएगा। जैसे बनाते थे ना मैथ, जैसे x/2 बराबर 4/5 यानी y/2, तो बोलेगा कि x का मान, तो क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, y का मान पूछ देगा तो इसको बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं, बहुत बात हो गया मोल पे। जो मोल के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो समझ गए बढ़िया से, नहीं जानते हैं तो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब क्या था, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, खाली जगह है, अब दुनिया के, हाँ अणु है ना, ये मोल है, ये ऑक्सीजन के एक अणु, ठीक है। अब चलिए, ऑक्सीजन बता रहा है और अणु दिया हुआ है, ठीक है, तो इक्वेशन लिख देंगे। एक मोल ऑक्सीजन, इक्वेशन लिखना किसके लिए, 1 मोल के लिए, है ना। तो 1 मोल ऑक्सीजन के अणु है, यानी O2 है, अणु, है ना, अणु बोलेगा तो O2, ऑक्सीजन के अणु तो O2, हाइड्रोजन के अणु तो H2। 1 मोल O2 अणु इक्वल टू कितना, ऑक्सीजन कितने अणु, 6 पॉइंट, संख्या वही होगा सब में, 22 गुने 10 के पावर 23 O2 के अणु, ठीक है। अब बोल रहा है, और द्रव्यमान बता दीजिए, द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 32 से होगा, लेकिन ग्राम में होगा, तो 32 ग्राम। अब पूछ क्या रहा है वो देखेंगे, इक्वेशन तो हमने खट से लिख दिया, अब देखेंगे पूछ क्या रहा है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन के इतना अणु का द्रव्यमान है 32 ग्राम, तो इतना अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम, तो एक अणु का द्रव्यमान, तो इतना से भागा दे देंगे तो एक अणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। ये तो बोल रहे थे कि एक को देगा दूसरा पूछेगा, जो देगा और जिससे पूछेगा दोनों को बराबर कर देना है, इसको बराबर करना, तो इतना बराबर इतना, तो एक बराबर क्या होगा, एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32/6.022 गुने 10 के पावर 23,
अब इससे भागा देंगे तो 6 5 30, यानी आपका रिजल्ट आएगा 5.3। और 10 के पावर 23 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस ऊपर चल जाएगा, 10 के पावर 23 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ना, यानी 5.3 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम, 23 ग्राम, यही आंसर हो गया। देखिए तो ऑप्शन है कोई से 5.3 10 के पावर माइनस 23 है ना, 10 के पावर माइनस 23, ऑप्शन डी हो गया। कुछ भी पूछेगा मोल में, खटाक से इक्वेशन लिखिए, उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, आंसर अपने आप आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए देखिए, पानी के कितने ग्राम से, पानी के कितने ग्राम से 1 मोल पानी के अणु बनते हैं। तो पानी दिया हुआ, पहले नाम देखेंगे, का दिया हुआ तो पानी दिया हुआ, ठीक है, पानी है तो अणु होगा, H2 है तो अणु होगा। तो 1 मोल, इक्वेशन किसके लिए लिखना है, 1 मोल के लिए, 1 मोल H2O, 1 मोल H2O में कितना H2O के अणु होंगे, संख्या तो वही होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23, 10 के पावर 23, H2O के क्या हो अणु, H2O के अणु, द्रव्यमान बता दीजिए, H2O है तो हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, 18 ग्राम, यही हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब देखेंगे, इक्वेशन तो हम लिख दिए, तो पानी के कितने ग्राम से, यानी ग्राम लिख दिए, ग्राम लिखा हुआ, कितने मोल, यानी इसको और इसको बराबर कर लेंगे तो हमको रिजल्ट आ जाएगा। 1 मोल की बात कर रहा है, 1 मोल पानी का कितना ग्राम लेंगे कि उसमें पानी का 1 मोल होगा, 18 ग्राम में कितना होता है, 18 ग्राम में पानी का 1 मोल, एक ही मोल पूछ रहा है, जो इक्वेशन है वही प्रश्न है, तो आंसर क्या हो गया 18 ग्राम, 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम H2O में H2O के कितने मोल, 1 मोल, है ना, यही प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणु या अणु या आयनों, कोई भी संख्या हो, संख्या को खाली यह कहा जाता है, बताए थे क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या, बताए थे ना, नहीं भूल गए, अभी ये तो समझा रहे थे, ये क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए परमाणुओं या अणु कुछ भी संख्या, ये 1 मोल बराबर इतना होता, कुछ भी है, अणु है परमाणु है, कुछ भी संख्या हो सके, 6.022 10 के बाद 23 क्या है, संख्या है, संख्या क्या है, कुछ भी संख्या हो सकता है, अणु का संख्या, परमाणु का संख्या, आयन की संख्या, कुछ भी संख्या, इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या, जिसे Na से सूचित करते हैं, यही प्रश्न तो है। हाँ, किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो प्रोटॉन की संख्या होता है, Z बराबर P, अभी बताते हैं। नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता पे बात कर लेंगे, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता, तीनों पे बात कर लेंगे। नेक्स्ट में एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें इस पर हम बात कर लेंगे, जिससे ही मोल पे बात कर ली उससे बात कर लेंगे, 2-4 प्रश्न भी बना लेंगे उस पर, तो ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7वां, कार्बन का एक परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, ठीक है। तो बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल, यानी कार्बन के लिए भी 1 मोल, प्रत्येक लिखा हुआ, प्रत्येक तत्व के लिए, प्रत्येक तत्व के 1 मोल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हमारा यह स्टेप क्या है, इक्वेशन लिखना है, 2 तत्व मेरे पास है, एक कार्बन और एक हीलियम, द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख ले कार्बन के लिए और हीलियम के लिए। तो 1 मोल, 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन परमाणु, 1 मोल कार्बन परमाणु, ठीक है। तो कितना कार्बन के परमाणु, 6.022 गुने 10 के पावर 23, क्या कार्बन के परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु। द्रव्यमान बता दीजिए, कार्बन है, दे रखा है 12, दिया प्रश्न ना, प्रश्न में दे रखा है कि 12 है, द्रव्यमान कितना है 12, लेकिन परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन हम तो लिखते हैं मोलर द्रव्यमान, है ना, लेकिन कुछ अंतर होता है, नहीं, संख्या में कोई अंतर नहीं, खाली AMU की जगह खाली क्या लिखा जाता है, ग्राम लिखा जाता है, तो 12 होगा, खाली क्या होगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 12 ग्राम होगा। अब एक इक्वेशन लिख लिए, दूसरा लिखते हैं हीलियम के लिए, 1 मोल, 2 चीज हमको दिया, 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम परमाणु, 1 मोल हीलियम परमाणु में कितना होगा परमाणु, इतना ही होगा, कोई भी चीज होगा 1 मोल तो संख्या तो वही होगा, 6.022 गुने 10 के पावर 23, क्या 23, हीलियम के परमाणु, हीलियम है तो हीलियम परमाणु, हीलियम परमाणु, इक्वेशन लिखा गया। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 4, ठीक है, होता भी 4 है,
लेकिन यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, मोलर द्रव्यमान लिखते हैं। अब देखते हैं यही इक्वेशन, अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है, पढ़ लेते प्रश्न फिर से। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला प्रश्न, पहले ऑप्शन, 1 मोल कार्बन में, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। अब देखिए कह रहा कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के तुलना में 3 गुना परमाणु होंगे। एकदम गलत है। दुनिया की कोई भी चीज 1 मोल होगा, संख्या बराबर होगा, कोई गुना नहीं होगा। जैसे 1 दर्जन, मैं बोलूं कि 1 दर्जन केले बराबर जितना 12 केले होगा, या 1 दर्जन अंडे बराबर 16 केले हो जाएंगे, 16 अंडे हो जाएंगे, नहीं ना। कुछ भी होगा, 1 दर्जन में 12 होगा, संख्या तो नहीं होगा, बदलेगा, खाली वस्तु बदलेगा। 1 दर्जन केले की जगह 1 दर्जन अंडे होंगे, संख्या तो 12 ही रहेगा। वैसी बात है, 1 मोल कार्बन में जितना कार्बन के परमाणु होंगे उतना ही 1 मोल हीलियम, कोई भी चीज 1 मोल होगा तो परमाणु तो उतना ही होंगे। तो एकदम गलत लिखा हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बनाए भी हम लोग, 1 मोल कार्बन परमाणु में कितने कार्बन के परमाणु, इतना। 1 मोल हीलियम में भी इतना ही है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संख्या तो बराबर है ना, संख्या बराबर हो, कोई भी चीज 1 मोल होगा, संख्या बराबर होगा। तो जो अभी दिया है ऑप्शन ए एकदम गलत है। ठीक है, बराबर आएगा तभी सही होगा, इतना गुना इतना कमी कुछ नहीं, बराबर चाहिए तभी सही होगा। 1 मोल, बी ऑप्शन, 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। एकदम गलत है, कोई भी गुना कोई भी कुना नहीं, एकदम सीधे बराबर जब तक नहीं लिखा आंसर नहीं मारेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की 1/3 संख्या है। एकदम गलत है, बराबर है। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर, अभी जाके मस्त आ गया ऑप्शन, बराबर क्या है, संख्या होगी। ठीक है, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर संख्या होगी। ठीक है, यही तो है, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। तो ऑप्शन डी जाके सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। पानी के 1 मोल में, पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। पानी दिया है यानी 1 मोल, कुछ भी चीज दिया हो तो 1 मोल के लिए हमें लिखना है। 1 मोल H2O, 1 मोल H2O बराबर क्या होगा, 6.022 गुने 10 के पावर 23 क्या H2O के अणु, H2O के अणु यानी मॉलिक्यूल्स, बराबर द्रव्यमान बता दीजिए, 2 और 16 18 ग्राम। इक्वेशन लिखा गया। अब देखेंगे प्रश्न क्या है, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। देखिए पानी के 1 मोल हम लिए, 1 मोल में अणु कितना है, यही है, दुनिया का कोई भी चीज होगा 1 मोल होगा, संख्या तो इतना ही होगा, है ना। तो कितना होगा 6.02 गुण 10 के पावर 23, ऑप्शन बी, है ना। 6.022 ना लिखा है, कोई बात नहीं, 6.02 मतलब बोल दिए, 6.022 गुण 10 के पावर 23 एक ही है। ठीक है, 1 मोल H2O में कितना अणु, 6.022 गुण 10 के पावर 23। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यू, मतलब यूनिट में लिखा हुआ इकाई है, 32 यू है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी है, अभी बताना है, ग्राम से हमें मोल की संख्या बताना है। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान दिया 32, यानी 1 सल्फर की बात कर रहे हैं परमाणु का, 1 मोल, इक्वेशन लिख देंगे खर्च, 1 मोल सल्फर बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 क्या सल्फर परमाणु। अब देखते हैं क्या आगे है, द्रव्यमान लिख दिया, द्रव्यमान खुद दे रखा है 32, लेकिन यूनिट में दिया, हमें तो ग्राम में लिखना है, मोलर द्रव्यमान लिखना है। 1 मोल की बात है तो 1 मोल मोलर में होगा, तो क्या होगा 32 से होगा, लेकिन खाली क्या होगा ग्राम में होगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, लिखा तो गया इक्वेशन, अब क्या पूछ रहा है कि सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में, यानी ग्राम उसके बाद मोल, यानी इसको और इसको बराबर करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 32 ग्राम सल्फर में, सल्फर के 1 मोल है, यही है ना, इसको बराबर करेंगे तो 32 ग्राम में 1 मोल, तो यानी 32 ग्राम सल्फर में, सल्फर के कितने मोल हैं, सल्फर के 1 मोल है, 1 मोल सल्फर, या बोल सकते हैं 1 मोल सल्फर में सल्फर के 32 ग्राम है। ठीक है, तो 1 ग्राम सल्फर में कितना सल्फर के मोल होंगे, 32 ग्राम में सल्फर के 1 मोल,
तो 1 ग्राम में 1/32 मोल सल्फर। तो हमें प्रश्न में क्या है, 16 ग्राम के निकालना है, तो 16 ग्राम का निकाल लेंगे। 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम क्या होगा, 1/32 गुने 16 यानी 16 दूना 32 यानी 1/2 यानी 0.5 मोल, 0.5 मोल सल्फर। सल्फर 0. सल्फर का कितना 0.5 मोल है ना, 32 ग्राम में 1 मोल, तो 16 ग्राम में सल्फर के हाफ मोल हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 32 ग्राम में इतना मोल, तो ये 16 ग्राम में निकाल लिए। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है 16/32 आया लास्ट में जाके, तो यहाँ से एक फार्मूला भी निकल जाएगा, क्या, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। लिख लीजिए, सूत्र भी लिख लीजिए, है ना। जब मोलों की संख्या पूछेगा तो निकालिएगा, इसके लिए सूत्र लिख लीजिए, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या सबसे अच्छा तो हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन है फट से लिखा जाएगा, एग्जाम में एकदम आराम से लिखा जाएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फट से लिखा जाएगा। बाकी ये भी याद कर लीजिएगा, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान यानी गिवन मास द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, गिवन मास बटे मोलर मास, यही है मोल निकालने का सूत्र। अब इस सूत्र से ऊपर को बना के देखें बनेगा कि नहीं, देखिए क्या दिया था, यही है प्रश्न, हम लोग लाए 0.5। दिया गया द्रव्यमान क्या हमने लिखा अभी 80, क्या लिखे, मोलों की संख्या पर दिया गया द्रव्यमान। देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है, देखिए प्रश्न में जो द्रव्यमान दिया रहेगा कितना दिया हुआ, 16 ग्राम लिख दिए, 16 बटे जो तत्व है उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान कितना है 32 ग्राम, 32 ग्राम बटे 32 कर दीजिए, बटे 32 कितना हो गया 1/2, यही तो आया 0.5 मोल, यही ना आया। नेक्स्ट देखते हैं, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी, अब फिर बदल दिया, मोलों की संख्या निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। काची है, हीलियम है, तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 4 ग्राम। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्यों नहीं लिखा रहा है, हाँ नंबर ऑफ मोल्स, अभी बात किए नंबर ऑफ मोल्स बराबर बताइए, दिया गया द्रव्यमान कितना है 60 लिख लिए बटे मोलर द्रव्यमान, तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 4 से भागा दे दिए, 15 चौका 60 कितना हुआ 15 मोल, है ना। मोलों की संख्या बराबर सबसे आसान ये भी लगा दीजिएगा, अगर मोलों की संख्या पूछेगा तो जो द्रव्यमान दे रहेगा उसमें क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान से भागा दे देंगे। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, परमाणु, है ना। ऐसे परमाणु भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से बना है ना, मतलब अंतिम कण जो कहे कि कोई भी तत्व का जो छोटा कण है वो परमाणु होता है, तो तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर यानी बहुलक, अणुओं, बहुत सारे अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो एक उच्च अनुभार वाला यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम बहुलक कहते हैं, यानी बहुत सारे अणुओं के मिलने से एक उच्च अनुभार वाला यौगिक बनता है जिसे हम बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं, और बहुलक बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बहुलीकरण बोलते हैं। जैसे इथिन का बहुलक है पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन जिसमें आप सब्जी लाते हैं ना पॉलीथीन, वही पॉलीथीन की बात करें वो बहुलक है किसका, इथिन का, याद रखिएगा पूरा पूछता भी है। इथिन, बहुत सारे इथिन के अणु मिलेंगे तो जाकर बन जाएगा पॉलीथीन, है ना, वही है पॉलीमर। समस्थानिक, जो इसका स्थान बराबर लेकिन परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन है H11 H12, यह समस्थानिक H13, है ना, यानी परमाणु संख्या बराबर समान हो द्रव्यमान संख्या अलग हो उसे बोलते हैं समस्थानिक। अणु तो बात कर लिए थे कि परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, तो चलते हैं आगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो अभी बात किया ना H1T, देखिए ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना, समस्थानिक यानी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या बराबर लेकिन परमाणु द्रव्यमान
अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। लेकिन यही प्रश्न यहाँ पर आ गया। लेकिन यह देखिए, इसको नाम बताएं, H11, H12, H13, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। यही लिखा हुआ है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के हैं, क्या है, समस्थानिक है, अभी बात की है ना, समस्थानिक है। नेक्स्ट देखते हैं। और सर कुछ बात करना था क्या इसमें, आइसोट, हाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। समस्थानिक को देखिए, आइसो, देखिए यहाँ पे आइसोटोन लिखा है, समस्थानिक का नाम होता है आइसोटोप, ठीक है, अंतर समझिएगा। इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एग्जाम में इंग्लिश नाम भी यूज कर देता है। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप, यह आइसोटोन अलग वर्ड है ना। यह है समभारिक, ये उसको बोलते हैं आइसोबार, है ना। क्या है, तीनों का बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। तीन वर्ड है, आइसोटोन, आइसोटोप और आइसोबार, यानी समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, अभी बात कर लीजिए, उसको बोलते हैं समस्थानिक। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे हाइड्रोजन वाला, है ना, H11, H12, H13, ये 2 है। तो ये देखिए परमाणु संख्या बराबर बराबर, द्रव्यमान संख्या एंगल अलग है। जैसे और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 14, ये भी क्या समस्थानिक है, ये भी 6 परमाणु संख्या बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, ये हो गया समस्थानिक यानी आइसोटोप, या ठीक है। अब हम बात करें समभारिक, है ना, समस्थानिक हो गया। समभारिक की बात करें यानी द्रव्यमान बराबर लेकिन परमाणु संख्या अलग होगा, जैसे कार्बन 6, 14, नाइट्रोजन 7, 14, यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान समान है यानी समभारिक, यानी भार बराबर है लेकिन परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग है। अब एक वर्ड है आइसोटोन, आइसोटोन ये क्या होता है, आइसोटोन मतलब सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही अलग अलग होते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो उसे बोलते हैं आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक। जैसे हाइड्रोजन 1, 3, हीलियम, हीलियम कितना होता है 2, परमाणु द्रव्यमान 4। अब देखिए परमाणु संख्या भी है अलग अलग, ये इसका 1 है, इसका 2 है, लेकिन द्रव्यमान भी अलग है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है। ये प्रोटियम, हाइड्रोजन के समस्थानिक तीसरा लिखा हुआ ट्रिटियम, ठीक है, ट्राइटियम। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। इसमें बात करें कि प्रोटॉन कितना है, बताइए तो, प्रोटॉन कितना है 1, जो परमाणु संख्या तो वही प्रोटॉन होता है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है 2, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो बताइए 3 में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, इसमें इसको कितना आ जाएगा, ये है 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो अभी हम बोले कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या उनमें बराबर होती है, इन्हें हम बोलते हैं आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। अब याद रखिएगा समस्थानिक को इस तरह से हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या बराबर, परमाणु संख्या बराबर यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, अलग अलग होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या समान, इनमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटॉन की, ऐसे तत्व जिनकी प्रोटॉन की संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या होता है परमाणु, जिनकी प्रोटॉन की संख्या बराबर लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, इसमें 0 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें न्यूट्रॉन 2 होगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें, इसमें परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा, इसमें 8 होगा, इसमें कितना होगा 8 से 14, इसमें 7 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी, मोलों की संख्या भी बताएं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 540 बटे मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज कितना होगा मोलर द्रव्यमान C6, फॉर्मूला पहले क्या होता है 6,6H12O6। तो कार्बन का, एक कार्बन का द्रव्यमान 12, तो 6 है तो 12 छक 72, एक हाइड्रोजन का 1 तो 12 है तो 12, एक ऑक्सीजन का 16, 6 है तो 16 छक 96। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, 7 8 यानी 180, 180 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, कट जाएगा 38 54, 3 मोल, है ना। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, अभी बात की है ड्यूटेरियम यानी H12, है ना, H1 को बोलते, H11 को बोलते हैं प्रोटियम और H12 को ड्यूटेरियम और H13 को
ट्राइटियम। ड्यूटेरियम में खाली जगह होते हैं शून्य न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल रहे थे। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन तो जो परमाणु संख्या होता है वही। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, दो में से एक घटाएंगे तो एक, यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, है ना। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? बात की समस्थानिक माने स्थान जिसका बराबर, ठीक है, यानी परमाणु संख्या बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। यही लिखा हुआ समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक, क्रमांक मतलब संख्या, समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, ठीक है, सही है। यही बात किया था समस्थानिक का। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? इसका खाली जगह बदल जाता है। तो अब अभी बात किए थे, जैसे कार्बन है 6 12, ठीक है, इसमें क्या है? प्रोटॉन कितना है? इसमें प्रोटॉन कितना है? 6। न्यूट्रॉन कितना है? 12 में 6 करेंगे तो 6। लेकिन इसमें जैसे प्रोटॉन की संख्या वही रखेंगे, यानी परमाणु संख्या वही रखेंगे, सिर्फ न्यूट्रॉन को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे एक होता है 14, है ना, 6 14 होता है, तो क्या हुआ? 6 14 होने में क्या हुआ? कार्बन 6 12, एक होता है 6 14, तो न्यूट्रॉन 2 बढ़ गया, है ना। न्यूट्रॉन यहाँ पर 6 है लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्रोटॉन तो वही रहा, प्रोटॉन वही रहा, परमाणु संख्या वही रहा, लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो गया? 6 से 8 हो गया, 8 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 हो गया। तो न्यूट्रॉन के बढ़ने से क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदल जाता है, तो समस्थानिक, ऑप्शन ए। आयन पे बात किए थे, आवेश पे बात किए थे, तत्व ये सब बात कर लिए। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? बोल रहा कि एक समस्थानिक है यानी आइसो क्या आइसोटोप, उसके द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? अब ये तो बात किए, द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है बताइए? ये 6 12 है, 6 14 है, ये दोनों क्या समस्थानिक है, इस दोनों में द्रव्यमान में अंतर होने का कारण है क्या? न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर होना। न्यूट्रॉन अलग अलग है इसलिए द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। यही पूछ रहा है क्या है? तो उनके नाभिक में प्रोटॉनों का अलग अलग होना, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों का अलग अलग होना, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का अलग अलग होने से द्रव्यमान जो होता है अलग अलग हो जाता है। प्रोटियम यानी H11 प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद है? न्यूट्रॉन बोल रहा है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकल? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या यानी 0, है ना, 0। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है, ट्राइटियम के बोल रहे हैं, यानी H13, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 3, 1 और 3, है ना। और एक ही जगह एक ही टाइप से प्रश्न आ गया है ना, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया, ठीक है। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका खाली जगह है। समस्थानिक ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। लेकिन सारा प्रश्न पूछा हुआ है, एक ही प्रश्न आ जा रहा है लेकिन पूछा हुआ है, दोनों अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, ठीक है, सही है ना। ये समस्थान नहीं पूछ रहा ना, समान, हाँ, परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान, एक तत्व है जिसका क्या है? द्रव्यमान संख्या जो है समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या, यानी द्रव्यमान समान यानी क्या उसको बोलेंगे? समभारिक, है ना, समभारिक यानी आइसो बार, है ना, जिससे बात किए थे ना अभी, क्या कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, ठीक है, समभारिक यानी भार क्या है? बराबर, लेकिन परमाणु संख्या अलग, आइसोबार। बाकी तो आइसोटोन बता दिया, जो आइसोटोप भी समझा। हैलोजन क्या है? हैलोजन अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन क्या है? सब हैलोजन है। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को कहा जाता है द्रव्यमान संख्या या समान द्रव्यमान, हाँ, द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु, ये फिर प्रश्न वही आ गया कि क्या कहेंगे उसको? आइसोबार कहेंगे। द्रव्यमान संख्या बराबर तो आइसोबार यानी समभारिक। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस, यानी द्रव्यमान जो होता है परमाणु का कहाँ होता है? नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन नाभिक में, चारों चक्कर लगाता है। द्रव्यमान तो इसी से डिसाइड होता है। तो इसके न्यूक्लियाइड में द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान वाले न्यूक्लियाइड है, यानी द्रव्यमान बराबर वाले है, तो क्या होगा? आइसोबार होगा, आइसोबार। खाली जगह इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं।
बोला इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की समान संख्या है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान। अब ये यहाँ देखिए अभी समस्थानिक में हम बोले थे जैसे कार्बन 6 12 और कार्बन 6 14 लिए, ठीक है, ये समस्थानिक है, स्थान क्या है, बराबर है। तो हम एक दूसरा डिफिनेशन भी दिए थे, एक तो डिफिनेशन ये है कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग, समस्थानिक अलग। दूसरा डिफिनेशन मैंने बोला कि ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होते हैं, समस्थानिक अलग। दूसरा डिफिनेशन ये भी हो जाएगा कि प्रोटॉन तो जो परमाणु संख्या तो वही होता है, इसमें भी प्रोटॉन 6 इसमें भी प्रोटॉन 6, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है, न्यूट्रॉन इसमें कितना है 6 और इसमें न्यूट्रॉन 8, तो ये भी डिफिनेशन हो गया, इसमें न्यूट्रॉन कितना है 8। एक डिफिनेशन ये भी हो गया ना समस्थानिक का कि प्रोटॉन बराबर लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग, है ना। अब क्या, प्रोटॉन बराबर है तो जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो दूसरा डिफरेंस ये भी दे सकते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलिए, जो प्रोटॉन है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन इसमें 6 इसमें भी इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु में। तो बोल सकते हैं ना कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, है ना, यानी आइसोटोप, ठीक है। 25 कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात। बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन का द्रव्यमान बताना, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है 32, तो अनुपात पूछ रहा है, दोनों का अनुपात काट दीजिए, 4 12 8 यानी 3:8, यानी द्रव्यमानों का अनुपात बता दो। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। अभी बात किए थे कि पदार्थ का वह मूल रूप कौन सा है, तत्व है ना, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया द्वारा उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या है, तत्व है। आइसोटोन पर बात कर लिए, बहुलक भी बता दिए क्या है, पॉलीमर के बारे में आइसोटोप भी बता दिए हैं, ठीक है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, परमाणु ग्रेफाइट है तो क्या है, कार्बन के अपरूप है ना, तो कार्बन में परमाणु संख्या कितनी होती है 6, अगर हम इसको तोड़ेंगे गए तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4 होगा, तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। एक 2-3 वर्ड है, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, एक होता है संयोजकता, जो कि साथ साथ ही पूछता है, तो दोनों बात कर लेते। क्या बोले हम कि बाह्यतम कक्षा में जो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाह्यतम मैक्सिमम कितना रहता है 8, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है 3 है 1 से लेकर 8 तक, जितना बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम, इसको तोड़ेंगे, 11 परमाणु संख्या, तो तोड़ेंगे तो क्या था 2 8 1 आएगा, 1 आएगा ना, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 1, इसमें कितना होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, ठीक है। अब बात करें कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 वर्ड है कोर इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर वाले जितने का, तो 3 कक्षा इसमें, बाहरी को छोड़ दिए तो 2 कक्षा अंदर है, तो 8 और 2 10, यानी अंदर में जितना इलेक्ट्रॉन है वो सब कोर इलेक्ट्रॉन में जोड़ते हैं। एक होता है वैलेंसी, संयोजकता क्या होता है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। लेकिन बाहरी कक्षा में यदि 1 2 3 और 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस दोनों बराबर होगा, लेकिन 4 से जब ज्यादा होगा तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से उसको घटा लेते हैं जितना बाहरी में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तो बाहर में 1 ही है, 1 से 4 तक रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस दोनों बराबर होता है, यहाँ 1 ही है तो 1 होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि फास्फोरस रहता, फास्फोरस का कितना होता है 15, तो 15 को तोड़ेंगे तो 2 8 5, ठीक है, तो बाहर तो कितना आ गया 5 आ गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही होगा, जितना बाहर होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन बाहर को छोड़ दे अंदर कितना है 10, वैलेंसी कितना होगा, अब देखिए ये अभी बराबर यहाँ था लेकिन यहाँ बराबर नहीं होगा, बोले कि 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से उसको घटा लेते हैं, 8 माइनस जितना बाहर आएगा, 8 - 5 तो यानी कितना होगा 3, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। NH3 यानी अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, अभी बोल दिया वैलेंसी, वही बोलते हैं संयोजकता, ठीक है, जो अभी बता रहे थे ना, ये बताया ना संयोजकता कि कैसे निकालेंगे, वही पूछ रहा है। नाइट्रोजन में NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन के पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या 7, 7 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 5, तो बाहर में कितना आ गया 5, तो संयोजकता कितना होगा 5 होगा कि इसको 8 में से घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे, लेकिन 4 से कम 5 से कम रहता तो वही रहता, तो 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 3, 8 - 5 करेंगे तो 3। नेक्स्ट देखते हैं। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन, संयुक्त माने संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ भी है, होते हैं का एक उदाहरण है। मैंने कह रहा है कि 4 ऑप्शन है, उसमें बताइए कि किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। तोड़ देते हैं। सिलिकॉन का कितना होता है 14, तो 14 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 8 4। तांबा का, कॉपर का कितना होता है परमाणु संख्या 29 होता है, उसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेगा 2 8 18 1। जर्मेनियम का होता है 32, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 8 18 और 4, 18 2 20 28 4 32। हाँ, एल्युमिनियम को तोड़ेंगे तो 2 8 और 3। लास्ट में देखिए तो कितना है, किसके बाहर में 3 है, देखिए तो यही पूछ रहा है किसमें क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है 3 है, देखिए 3 है, तो 3 किसमें एल्युमिनियम में है, ठीक है, तो ये क्या हो गया सही हो गया। अब बताइए इसमें और बात कर ले, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 को छोड़ दे तो 10 होगा, इसमें छोड़ दें एक कोर, इसको तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18 2 20 यानी 28, इसमें छोड़ दे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा इसमें 28, इसमें भी होगा, ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन। तो नियोजकता सबका वही होगा 3 4 1 4, क्योंकि 4 है ना। बैलेंस कोर इलेक्ट्रॉन भी सबका उतना ही होगा, इसमें इसका भी 4 इसका भी 4, इसका 4 इसका 1 इसका 4, जो बाहर में है, बाहर में इसमें कितना है 4, इसमें बाहर में कितना है 1, इसमें बाहर में कितना है 4, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं है ना, 4 से कम में है सब में। NH4 हॉल टू SO4 मतलब अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट लिखा हुआ है। एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, परमाणु की संख्या गिनना है, तो बता दिए कितने परमाणु है। NH4 है तो नाइट्रोजन 1 है, लेकिन 2 से उसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 है, लेकिन उसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8, Na कितना है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4, ये बताना कितना हो गया 8 2 10 11 और 4 15, यानी परमाणुओं की संख्या निकाल गिन लेना है। एक ही अणु है, यानी NH4 2 हॉल SO4 का एक अणु है, अगर 2 कर देंगे तो पूरा टोटल में 2 से गुना हो जाता है, तो इसमें भी 2 से गुना हो जाता है, 15 दूना 30 हो जाता है। एक अणु का पूछ रहा है, इससे 15 गिनने आता ना परमाणुओं की संख्या। जैसे ग्लूकोज के बताइए 6H12 वो 6 रहता था, कितना परमाणु इसमें, और जितना सब का है वो गिन लेंगे, वो का कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 6 18 18 और 6 24, ऐसे निकालते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस है 15, 15 को तोड़ेंगे 2 8 5, तो बाहर में जो है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कितना 5, डी ऑप्शन। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, और रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, जो संयोजकता मान लीजिए एल्युमिनियम है तो संयोजकता 3 बता रहा है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो रासायनिक सूत्र लिखते समय क्या होता है कि इसकी संयोजकता, सॉरी 2 है ना 2, इसकी संयोजकता इस पर चल जाता है, इसका संयोजकता इस पर, यानी इसकी संयोजकता इसको मिल जाएगा और इसकी संयोजकता इसको मिल जाएगा, तो क्या 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 हो जाएगा Al, इसका वाला ऊपर चल जाएगा, इस पर चल जाएगा Al2O3, ऐसे होता है ना रासायनिक सूत्र लिखा जाता है Al2O3 यानी D, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Al2O3 में एल्युमिनियम की संयोजकता यानी वैलेंसी, एल्युमिनियम पूछ रहा है, एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3, तो जो बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 तक है तो संयोजकता वही होगा, है ना, तो आंसर 3, लेकिन 4 से ज्यादा हो जाता तो 8 में से घटा लेते हैं। एक तत्व A फॉर्मूला है A3O2, एक तत्व A फॉर्मूला A3O2 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व A की संयोजकता क्या है, अभी बात किया है ना, जो संयोजकता मान लीजिए कि A3O2 है, इसका मतलब क्या हुआ, A है एगो तत्व O है, ठीक है, A3 है, इसका मतलब है कि इसकी संयोजकता 3 था इसलिए इस पर चढ़ गया, इसका 2 था इसलिए इस पर चढ़ गया, है ना, बात की ना अभी। देखिए यहाँ पे
ये बात की है ना कि इसकी संयोजकता जो होता है इसको मिल जाता है, इसका संयोजकता इसको मिल जाता है ना। यही यहाँ पे है, यहाँ पे यही है, A3 है, इसका मतलब है कि इसकी संयोजकता क्या है 2 और इसकी क्या है 3, इसलिए इसको मिल गया है और इसको मिल गया, तो हो गया है A3O2, यही है ना। तो बोल रहा है कि A की संयोजकता कितनी है, तो A की संयोजकता कितनी है 2 है, A की संयोजकता 2। नेक्स्ट, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच खाली जगह द्वारा बनते हैं। प्रोटॉनों की, हाँ चलिए ये कह रहा है कि बंधन जो बनता है कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना 11, तोड़ेंगे तो 2 8 1 है ना, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जैसे सोडियम को तोड़े तो किससे टूटेगा 2 8 1, सोडियम ले लिए, सोडियम का एग्जाम्पल। क्लोरीन को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा 2 8 7, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे, मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध बनाएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें, तो कैसे बंधन बनाते हैं। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो सोडियम क्या चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे वो, ठीक है, जैसे देगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सोडियम का है बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, चलिए देखिए सोडियम की बाहरी कक्षा में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस प्लस क्लोरीन, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या करेगा क्लोरीन, क्या होता है दोनों यदि रिएक्शन करे आपस में बंधन बनाए तो क्या करेगा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा और क्लोरीन इसे लेना चाहेगा, है ना, क्लोरीन इसे लेना चाहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन चलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा इसको क्लोरीन के पास, तो क्या हो जाएगा उसके बाद बन जाएगा NaCl, ठीक है, NaCl। तो बोल रहा है कि कैसे बंधन बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोनों की साझेदारी से, प्रोटोनों के अंतर से, इलेक्ट्रॉनों के अंतर से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, है ना, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करते हैं साझेदारी करते हैं, तो जाके एक यौगिक बनता है, यही प्रश्न पूछ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पे था, थैंक यू आ गया। तो जो अभी पढ़ाए याद रखिएगा, जिस फॉर्मेट में हम अभी पढ़ाए ना, जो चीज़ भी अभी बताएं ये सब इसी फॉर्मेट में आपको क्या मिल जाएगा, PDF के लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।